Hello student and welcome to the 36th lecture for class 9th mathematics foster and as you know that last class we have completed our chapter named as lines and angles. बहुत अच्छा चैप्टर था, इम्पोर्टेंट भी था स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो. अब जो हमारे पास चैप्टर है जो हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं और जो हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर, यू कैन से दैट द चैप्टर नेम इज़ ट्रायंगल्स. अब ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नाइन्थ क्लास में तो ये किसके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर. लेकिन अगर हम इन जनरल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और वो जो स्टूडेंट जो आगे जाके मैथ्स लेने चाहते हैं, साइंस साइड से पढ़ना चाहते हैं 11th-12th के अंदर, और इवन वो स्टूडेंट जो क्लास 10th में भी अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, ये चैप्टर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगले साल भी एक चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल, यानी 10th क्लास में भी आप एक चैप्टर पढ़ोगे सिमिलर ट्रायंगल, जो कि कंसेप्चुअली इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. आप जब 10th क्लास में पहुँचोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है. और दूसरी बात यह है कि आगे भी इन फ्यूचर इन क्लास 11th एंड 12th वो चैप्टर मतलब आपका हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा, हमेशा आपको उसको पढ़ना और समझना पड़ेगा, राइट. अब 9th क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर के ट्रायंगल्स, तो सबको पता है कि ट्रायंगल्स होता क्या है ना. ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है. अभी हमने ट्रायंगल की 3 साइड जो होती है उसके अंदर आपको ये भी पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस वगैरह होता है, ये सब पता है. लेकिन मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, मतलब क्वेश्चन के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता दूंगा कि देखो इस चीज़ को अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ट्रायंगल में, उसके बाद भी आपको काफ़ी कुछ आएगा होपफुली. लेकिन अगेन थंब रूल यही है कि आप कितना हार्डवर्क करते हो. अगर आप हार्डवर्क नहीं करते हो, आप घर पे नोट्स नहीं बनाते हो, आप टाइमली अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसके क्वेश्चन नहीं करते हो, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि फिर आपको ये चैप्टर जल्दी से समझ में आ जाएगा. वो डिफ़िकल्ट जाने वाला ही है. थंब रूल यही है कि आपको क्या करना है कि चैप्टर को जितना जल्दी हो सके रिवाइज़ करना है और जो भी मेरे वीकली लेक्चर्स हैं उसको टाइमली वॉच करके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं. अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा. एज ए मूवी देखते हुए वॉच करोगे कि भाई ये मूवी चल रही है उसी तरह से देख लिया जाए, तो फिर कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड ट्रायंगल्स. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पहले बेसिक्स चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि आपको ये फिगर नज़र आ रहा होगा ट्रायंगल्स का. ठीक है, अब ट्रायंगल कहते किसे कैसे हैं, तो ट्रायंगल एक पॉलीगॉन ही है. देखो एक पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके जो एनक्लोज फिगर होता है और स्ट्रेट लाइन का बना होता है, लाइंस का बना होता है. जैसे कि अगर मैंने एक फिगर बनाया लाइक दिस, तो ये भी एक पॉलीगॉन है, एनक्लोज फिगर है और लाइंस का बना हुआ है. ठीक है, अब पॉलीगॉन के अंदर कितनी साइड हो सकती हैं, 1 2 3 4. इस पॉलीगॉन के अंदर 4 साइड हैं. ऐसे पॉलीगॉन को अपन क्या कहते हैं, इनका स्पेशल नेम है, क्या नाम आता है इनका, क्वाड्रिलेटरल. 8th क्लास में पढ़ा भी होगा ये चैप्टर, है ना. क्वाड्रिलेटर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर करके एक चैप्टर था 8th क्लास के अंदर. उसके बाद आप नोटिस करो कि अगर पॉलीगॉन की 5 साइड होती हैं तो वो पेंटागन कहलाता है. पॉलीगॉन की 6 साइड्स होती हैं तो वह हेक्सागन कहलाता है. और ये भी आपको याद होगा कि पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन एंगल्स का सम अगर निकालोगे तो वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री. n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स. यानी अगर 4 साइड हैं तो 4-2 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा, 360 डिग्री. 5 साइड है तो 5-2 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा, 540 डिग्री. तो अगर जितनी नंबर ऑफ साइड हैं उनके एंगल, इंटीरियर एंगल का सम ये होता है, जिसे अपन एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, राइट. पॉलीगॉन के अंदर जो सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, आप 3 साइड से कम तो दो कर नहीं सकते हो, पॉलीगॉन बना नहीं सकते हो, क्योंकि 3 साइड से कम अगर 2 साइड लोगे तो ऐसे बन जाएगा. तो ये एनक्लोज फिगर कहाँ हुआ, 2 साइड का एनक्लोज फिगर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. बात समझ रहे हैं, 2 साइड्स का एनक्लोज फिगर पॉसिबल नहीं है. तो सबसे छोटा फिगर जो होता है पॉलीगॉन का, सबसे छोटा केस जो होता है पॉलीगॉन का, जिसमें कम से कम साइड यहाँ पे कितनी आ सकती हैं, यहाँ पे कम से कम साइड 3 आ सकती है. तो जैसे ही अपन 3 साइड करते हैं तो उस फिगर को, उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ट्रायंगल. और इसका एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाओगे, यहाँ पे 3 साइड है तो 3-2 इंटू 180 डिग्री. तो ट्रायंगल का एंगल सम
यानी इंटीरियर एंगल का सम, ये 1, 2 और 3 एंगल्स जो हैं इनका सम कितना आता है 180 डिग्री। यहाँ से ये अभी आ रहा है फॉर्मूला। इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉलीगॉन है तो इसमें 3 साइड्स होंगी, 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे, और जहाँ पे कोई भी 2 साइड का मीटिंग पॉइंट होता है या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, जो भी 2 साइड्स हैं, कोई भी आप 2 साइड्स को सेलेक्ट करो, ठीक है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट करी सपोज ये साइड और ये साइड, तो इसका मीटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ये, तो ये वर्टेक्स कहलाता है। तो ऐसे 3 वर्टेक्स भी होंगे, 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। तो इस वर्टेक्स को कुछ लोग नाम भी दे देते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया ए, फिर ये दूसरा वर्टेक्स हो गया, फिर ये तीसरा वर्टेक्स हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल्स के वर्टेक्स, और फिर साइड्स ए बी, बी सी और सी डी, सॉरी ए बी, बी सी एंड ए सी, और एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ट्रायंगल की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। तो आई होप सो कि इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, ये सब बचपन में पढ़ के आ रहा है अच्छे से, वीक से वीक स्टूडेंट ये सब चीज़ें जानता है और समझता है, ओके। और मैथमेटिक्स में यही होता है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में कि अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ रखी है, कोई चीज़ ज़्यादा समझ रखी है, तो आपको ईजी लगती है, ठीक है। अब जैसे ट्रायंगल आपको देखो कि सर ये ट्रायंगल तो कोई भी जानता है, सर जो आप बता रहे हो तो कोई भी जानता है, कोई भी नहीं जानता है, जिसके लिए, जिसने कभी नहीं ट्रायंगल पढ़ा है ना, उसके लिए ये भी चीज़ भी डिफ़िकल्ट है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स चाहे 9th की हो चाहे 10th की हो, डिफ़िकल्ट होती ही नहीं है। डिफ़िकल्ट होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप ट्रायंगल्स को ही 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो 9th क्लास का, तो आप देखो जैसे ये समझते हो ना, वैसे वो भी समझने लगोगे, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते ना वो भी आप करने लगोगे। लेकिन आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना होगा कि आपको क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो समझ में आ गए, अब कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर क्वेश्चंस में मेंशन है बाय नेम कि ये ट्रायंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ट्रायंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। अब जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर देखें, सबसे पहला ट्रायंगल जो है वो है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन समझ में आता है, स्केलियन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल ना हो, है ना, तीनों साइड्स डिफरेंट हो। जैसे कि अगर ये देखिए इमेज रखिए, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये 5 सेंटीमीटर के मान लीजिए, तो अब कोई भी साइड 5 सेंटीमीटर की नहीं होनी चाहिए, कोई भी। हाँ, ये 7 की हो सकती है, ये 8 की हो सकती है, लेकिन कोई भी साइड अब 5 सेंटीमीटर की नहीं चाहिए कोई। अगर अगर आपने पहले 7 इसको बोल रखा है, तो कोई दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर की अब आप नहीं बना सकते। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, और इसी वजह से इसके सारे एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंगल्स भी इसके डिफरेंट होते हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है। इसे अब आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये तो इसके लिए समझ में आ गया है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ट्रायंगल की क्या होती हैं, कोई भी 2 साइड इक्वल। जैसे कि अगर मान लो ये साइड 5 सेंटीमीटर है और फिर ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं कि तीनों साइड्स इक्वल हो, सिर्फ 2 साइड्स, ठीक है ना, उसको आइसोसेलेस कहते हैं। और इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर आगे चल के पढ़ेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। इसको प्रूफ करेंगे अभी आगे चल के, है ना, ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फिगर ऐसा बनाया, ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने फिगर यूँ बनाया और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनको अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो ट्रायंगल है जिसके अंदर अगर देखो यहाँ पे तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 साइड इक्वल है। अब तीसरा केस बनता है कि तीनों ही साइड इक्वल हो जाए। भाई कोई भी साइड इक्वल नहीं, 2 साइड इक्वल हुई और तीनों साइड इक्वल हुई। अगर ऐसा केस बनना कि जिसमें तीनों साइड इक्वल है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, वो तो आपको सबको पता होगा कि ऐसे केस को अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे ऑल 3 एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ईच एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल ही अपने को पता होता है कि 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। अब आ जाते हैं कि ये तो हो गया ट्रायंगल्स के साइड्स के ऊपर क्लासिफिकेशन। अगर टाइप्स ऑफ साइड्स जो है इक्वल हैं या अनइक्वल हैं या ऑल 3 इक्वल है या कोई भी 2 इक्वल है, तो उसकी बेसिस पे हमने ट्रायंगल को क्लासीफाई किया है कि कौन सा आइसोसेलेस है, कौन सा स्केलियन है और कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि एंगल्स आपको गिवन है ट्रायंगल के, तो उस बेसिस पे आप कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा एक ट्रायंगल गिवन है
और ट्रायंगल के अंदर जो बेसिक्स है, जैसे कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये देखो ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना। कि अगर सपोज करो हम ट्रायंगल बनाना चाहते हैं और वो ट्रायंगल ऐसा है कि उसके जो एंगल्स हैं तीनों वो 90 डिग्री से छोटे हैं, लेस देन 90 डिग्री है तीनों एंगल ही, है ना। जैसे कि एक एंगल 45 डिग्री हो गया, एक एंगल 60 डिग्री हो गया, तो 60 + 45 कितना हो गया, 105। 105 हो गया तो अपने आप ही जो नेक्स्ट एंगल है वो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। बात समझ रहे हैं कि ये तीनों एंगल आ गए ऐसे, सारे एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम एंगल वाले जो 90 डिग्री से कम एंगल होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, उनको एक्यूट एंगल कहते हैं। ये भी पता होगा एक्यूट एंगल। तो अगर आपके ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, उनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और ऐसे ट्रायंगल को, अगर तीनों ट्रायंगल जो 90 डिग्री से कम आ रहे हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को अपन कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन के अंदर कभी कभी फिगर नहीं दिया होता है ना। क्वेश्चन के अंदर देखो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूं कि 9th क्लास के अंदर अलजेब्रा कम है, ज्योमेट्री ज़्यादा है, यानी ट्रायंगल्स होगा, सर्कल्स होगा, लाइंस एंड एंगल्स होगा। तो 9th क्लास के अंदर ना एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्रूविंग के क्वेश्चन, प्रूव डैट, प्रूव डैट, प्रूव डैट। और दूसरी बात है अलजेब्रा नहीं होते, नंबर सिस्टम नहीं होते जिसमें आपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद कर लिया तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं। इसमें आपको अपने स्किल्स और अपनी जो भी आपको प्रॉपर्टी याद है उसको अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में कभी कभी फिगर नहीं गिवन होता है, तो यहीं पे एनालिटिकल रीजनिंग काम आती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि उसके 2 साइड्स इक्वल है, तो आपको बनाना आना चाहिए। आप रफ स्केच में ऐसा ट्रायंगल का शेप बनाएंगे जिसके कोई भी 2 साइड्स इक्वल बना दोगे, है ना। क्वेश्चन में गिवन है देयर इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो फिगर आप ऐसा ही बनाओगे, फिगर आप ऐसा और ऐसा नहीं बनाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बात समझ रहे हैं। इसी तरह अगर मान लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, और एक ही एंगल होगा, वो 2 एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है। सपोज करो कि एक एंगल 100 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब बाकी के 2 एंगल का सम तो 80 डिग्री आना ही चाहिए ना, तभी तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। अब आप बोलोगे कि सर दूसरा एंगल हम ले लेते हैं 100 डिग्री, तो 2 एंगल का सम 200 डिग्री हो गया, 3 एंगल तो बहुत दूर की बात है। तो अगर ट्रायंगल का कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो अपन कहते हैं उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे ये नहीं है कि तीनों होंगे, एक ही होगा, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्ट्यूज वाला, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। कोई भी एक 100 डिग्री होना चाहिए, बाकी 2 कैसे भी आप रख लो, है ना, 50 और क्या रखोगे, 30 रख लो। तो ये दोनों तो एक्यूट हैं, लेकिन एक ऑब्ट्यूज की वजह से पूरा ट्रायंगल क्या हो गया है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए कि अगर कोई एक एंगल, एक तो हो गया 90 डिग्री से छोटा, एक उसको अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, एक हो गया 90 डिग्री से बड़ा, उसको अपन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई एक ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री ही आ जाए एंगल, है ना, जैसे कि ये वाला केस में तो 90 डिग्री से छोटा, ये 90 डिग्री से बड़ा, और ये आ गया 90 डिग्री। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री आ जाए, कोई भी एक एंगल, तो अपन उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट ट्रायंगल भी कहा जाता है, लेकिन इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वन एंगल जो होना चाहिए, कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एक हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड्स के बेस में स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज जितना ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आपको पहले से ही पता होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे से पहले से पता होंगी। हम 9th क्लास में पढ़ना क्या वाले हैं, हम 9th क्लास में ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है इस टॉपिक का, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, अभी हमने, अब देखो अभी तक तो ट्रायंगल्स का मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन ले रहा था। रिकैप्चुलेशन का मतलब ये होता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा रहा था। हमारा टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंस, है ना। ट्रायंगल्स जो 9th क्लास के अंदर हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। अब लेकिन कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस से पहले अपन कॉन्ग्रुएंस इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि कोई भी 2 शेप बिल्कुल एक जैसे हो,
एक जैसे का मतलब होता है, एक तो सिमिलर होता है, जैसे कि अगर मैंने एक शेप बनाया ऐसे, ये सपोज करो ट्रायंगल है, और एक शेप मैंने ऐसे बनाया, तो ये सेम नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है ना। जैसे कि अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना दोगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा, लेकिन हाँ लगभग लगभग बराबर दिख रहा है, ऐसा शेप है। मैंने ट्रायंगल ऐसा तो नहीं बना दिया कोई, है ना। ये और ये फिगर सिमिलर नहीं है, लेकिन ये और ये फिगर सिमिलर है। इसी तरह ये और ये फिगर सिमिलर नहीं है, लेकिन ये और ये फिगर सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दो फिगर बिल्कुल एक जैसे, उनकी डायमेंशंस भी इक्वल, उनके एंगल्स भी इक्वल, उनके देखने सब कुछ एक जैसा। जैसे कि अगर मैंने एक फिगर ऐसे बनाया सपोज करो, तो दूसरा फिगर, इसका कॉन्ग्रुएंस क्या होगा? इसका कॉन्ग्रुएंस होगा बिल्कुल ऐसा। अब आपको बिल्कुल बराबर ही लगना चाहिए, ठीक है ना, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, और ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। होता है, ठीक है। एक ओवल शेप अगर बनाया तो बिल्कुल यही, यानी इसी की फोटोकॉपी। अच्छा, एक बहुत अच्छा वर्ड समझ में आया, फोटोकॉपी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है फोटोकॉपी। कॉन्ग्रुएंस मतलब बिल्कुल एक जैसा, हर चीज बराबर होगी, शेप, डायमेंशंस, हर चीज। इवन कलर भी अगर किसी फिगर का आप बोलना चाहो तो बराबर कर लो उसको, ठीक है ना। मतलब क्या, जोकिंग कि ऐसा है कि कलर वलर तो किसी फिगर का आप पिक्चर में लाते नहीं हो, लेकिन डायमेंशंस और एंगल्स जो होते हैं ना, और जो शेप होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करो तो ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ग्रुएंसी ऐसे होगी, जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया तो दूसरा ट्रायंगल भी मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे मेरे से फिगर में थोड़ा सा, ठीक है, अब ऐसा ही लग रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिल्कुल एक जैसे। तो डेफिनेशन क्या होगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की? तो डेफिनेशन आप नोटिस करें, डेफिनेशन होगी इफ द शेप, पहली चीज शेप, है ना, ऐसा नहीं कि डायमेंशन ही दिखने का, दिखना भी एक जैसे चाहिए, है ना। एंड साइज, साइज का मतलब क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा। शेप के अंदर वैसे तो एंगल काउंट होता है, शेप का मतलब होता है कि कितना कर्व है ना, एंगल है, कर्वेचर है, ये सारी चीज़ें। जैसे सर्कल के केस में कर्व आएगा, सर्कल केस में तो कोई एंगल होता नहीं है, तो सर्कल के केस में जितना ये कर्व, ये कितना जितना घुमाव है इसके अंदर, वैसा ही घुमाव दूसरा में भी होना चाहिए, जो उसको जिसको आप कॉन्ग्रुएंस कह रहे हो, ठीक है ना। और साइज के अंदर डायमेंशंस आ जाती हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ जो है, जो दो चीज़ मैं इंपॉर्टेंटली डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी दो ट्रायंगल का, या सॉरी कोई भी दो फिगर का, आपका शेप यानी एंगल एंड कर्व और साइज बिल्कुल सेम है, इक्वल है, बल्कि सेम तो क्या कहोगे, इक्वल है ना, देन दीज फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या कहते हैं इनको, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, अब देखो सर्कल के अंदर क्या होगा, दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब इनका शेप और साइज दोनों बराबर हो। तो साइज के अंदर तो क्या आ जाएगा, रेडियस। अब अगर आप रेडियस से, अगर आपने 3 सेंटीमीटर लिया है तो 3 सेंटीमीटर की रेडियस पे आप जितने भी सर्कल बनाओगे सारे सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। यानी यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर सेम। ठीक है, अगर दो सर्कल के रेडियस बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हुई, बात समझ रहे हैं। इसी तरह दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, यानी दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब उनका भाई उनके एंगल, कोई भी स्क्वायर लोग सिमिलर तो होंगे क्योंकि इनके चारों एंगल तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, 90 डिग्री ईच होते हैं। लेकिन कोई भी दो स्क्वायर अगर कॉन्ग्रुएंट कहला रहे हैं तो उनके साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई कि टू स्क्वायर्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना। जैसे कि एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना दिया और एक 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना दिया, सपोज करो मैंने 5 सेंटीमीटर का ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर के डायमेंशन में फ़र्क है, तो आप ये कह सकते हो सर सिमिलर तो हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर कौन से होते हैं, जिसकी साइड्स इक्वल हो। यानी ये डेफिनेशन याद रखनी है, अगर आप उसे कहता है कि देयर आर टू कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, तो वो आपको दो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर बनाने हैं तो उनका शेप और डायमेंशन सेम रखना है। बात समझ रहे हैं। तो ये तो सर्कल और स्क्वायर का केस हो गया। अब क्या आ जाता है, अब ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब ट्रायंगल, ये हमारा चैप्टर का एक्चुअल में नाम है, और यही चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में यही चीज़ डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में। अब हमारा चैप्टर ऑफिशियली या फॉर्मली स्टार्ट हुआ है।
नाइन्थ क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अभी तक जी जितनी भी चीज़ें थी उसमें तो कुछ हमने रिवीजन किया था, और फिर उसके बाद अभी लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। देखिए एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, सिंपल सी बात है। अगर आप नोटिस करें कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, है ना, मैंने आपको बोला कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप एंड साइज आर इक्वल। तो एक हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया है, ठीक है, और एक हमारे पास सपोज करो ये ट्रायंगल हो गया। शेप एंड साइज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब जैसे सपोज करो इनका नाम दे देते हैं अपन, ये ट्रायंगल है ए, ये ट्रायंगल है बी, ये ट्रायंगल है सी, ये ट्रायंगल है पी, ये ट्रायंगल है क्यू, ये ट्रायंगल है आर। अभी मुझे ये डिस्कस करना है कि क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्या। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड ए बी है ये पी क्यू के बराबर है, ठीक है, यानी ये जो साइड ए बी है ये पी क्यू के बराबर है। इसी तरह जो साइड बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, यानी इक्वल है बिल्कुल, है ना। ये साइड जो बी सी है ये क्यू आर के बराबर है, और इसी तरह जो साइड ए सी है वो पी आर के बराबर है, यानी ये जो साइड ए सी है ये पी आर के बराबर है। ठीक है, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर, ये तीन साइड्स हो गई। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो अभी आप, यानी अगर मैंने बोल दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई ये ट्रायंगल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए फिर शेप का भी इक्वल होना जरूरी है। शेप का मतलब क्या होता है कि एंगल का इक्वल होना भी जरूरी है। यानी अगर मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूँ कि ये जो एंगल ए है ये कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल पी के बराबर है, ठीक है ना, यानी ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि एंगल ए मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल पी। इसी तरह एंगल बी, ये वाला जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, यानी एंगल बी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, और ये वाला जो एंगल सी है, ठीक है ना, ये तो एंगल बी पी और क्यू हो गया, ये वाला एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए, तो एंगल सी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आर। अब ये कह सकते हो कि कंबाइनली फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशन, सपोज ये सेट ऑफ इक्वेशन है 1 और ये सेट ऑफ इक्वेशन है 2, तो आप ये कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे समझने का है कि कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है, सिंबल वो ऐसे होता है, पहले इक्वल्स टू लगाओ फिर उसके ऊपर एक कर्व लगाएगा, तो ऐसे ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। अगर कोई भी दो चीज़ कॉन्ग्रुएंट करनी है तो उनके बीच में ये सिंबल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। पहले चीज़ तो ये समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लो कि ए बी सी पी क्यू आर के क्यू सिमिलर है। तो अगर आपको ये फिगर नहीं भी गिवन है, अगर ये फिगर आपको नहीं भी गिवन है तब भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से हम मतलब लर्न कर सकते हैं। सपोज करो कि अगर आपको सिर्फ ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि एंगल ए और एंगल पी जो है बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, जैसे यहाँ पे मेंशन है वैसे ही है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है कॉरस्पॉन्डिंगली, और एंगल सी और एंगल आर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सारे एंगल इक्वल होंगे, कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यानी एक स्टूडेंट के क्या सर एंगल यहाँ से इस अगर ये गिवन है एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर अगर हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो क्या एंगल ए एंगल क्यू के बराबर हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी ए के साथ यहाँ पे जो अटैच होगा इस साइड आर एच एस में वो इक्वल होगा ए के बराबर। अब यहाँ पे चाहे अगर ये क्यू पी आर लिखा होता तो फिर एंगल ए क्यू के बराबर होता, अभी मैं ले लूंगा उस पॉइंट को, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी ए बी किसके बराबर होगी, इधर से दो पॉइंट लो, दो वर्टेक्स लो, ए बी बी सी के बराबर होगी, बात समझ रहे हैं। इसी तरह बी सी किसके बराबर होगी, बी सी क्यू आर के बराबर होगी। ठीक है, फिर ए सी किसके बराबर होगी, ए सी पी आर के बराबर होगी।
ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब होता है। यानी कोई भी दो ट्रायंगल अगर गिवन है इक्वल या कॉन्ग्रुएंट तो फिर ये चीज़ समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस पी आर, सपोज करो, ठीक है ना, एस पी आर। अब और एक और फिगर अपन बना लेते हैं, एंगल ट्रायंगल वाई एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इज कॉन्ग्रुएंट टू सपोज बी क्यू एस, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है। तो अब ये दो इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। पहले एक एक करके लेते हैं। पहली चीज़ कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइज और एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो यानी एंगल, पहले से शेप की बात करता है, तो एक्स किसके बराबर होगा, बी के या पी के या आर के, सॉरी एस के या पी के या आर के। तो एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एस के बराबर होगा, है ना। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल एस, ये इंप्लाई करेगा। इंप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर ये ऐसा है, यानी अगर ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये चीज़ें अपने को पता होंगी, ठीक है ना। एंगल एक्स एंगल एस के बराबर होगा, एंगल वाई एंगल पी के बराबर होगा, और एंगल जेड एंगल आर के बराबर होगा। कोई स्टूडेंट कहे क्या एंगल एक्स एंगल आर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब तो ये होता है। इसी तरह साइड के बारे में भी जज कर लो, एक्स वाई जो है एस पी के बराबर होगा, ठीक है ना। और इधर से मैंने लास्ट की दो ले ली, सपोज करो मैंने जेड वाई ले लिया, तो इधर से क्या लेंगे, आर पी के बराबर होगा। अगर जेड वाई ले रहा हूँ तो आर पी आएगा, ठीक है। और अगर मैंने बोला जेड एक्स यानी इस तरह से लिया तो इधर से आर एस के बराबर होगा। तो ये शेप है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। इसी तरह इस पे आ जाते हैं, इसको जज करते हैं। यहाँ पे देखो कि एंगल एक्स जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। और एंगल ए जो है एंगल एस के बराबर होगा, और इसी तरह एंगल वाई जो है एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। और अगर साइड्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो वाई एक्स जो है वो बी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। एक्स ए जो है वो क्यू एस के बराबर होगा, और वाई ए जो है वो बी एस के बराबर होगा, वाई ए जो है वो बी एस के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं, वाई ए बी एस के बराबर, क्यों, क्योंकि भाई कॉरस्पॉन्डिंग लेना होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली। सॉरी, रियली सॉरी, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्ग्रुएंसी का एक मतलब तो समझ में आया कि कॉरस्पॉन्डिंग जो मतलब होता है कि अपन कहता है ना कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल होंगे। ऐसा एवं ही कोई भी चीज़ अपन इक्वल नहीं कर देंगे। अगर इसको फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू समझो ना तो मैं इसका फिगर भी आपको बना के दिखा देता हूँ, सिर्फ एक का, जैसे कि वाई एक्स ए का बना देता हूँ, और वाई एक्स ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी क्यू एस के, ठीक है। तो सपोज करो मैंने ये लिया है वाई एक्स ए, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और बी क्यू एस मैंने ले लिया है बी क्यू एस। अब आप बोलोगे सर आपने वाई तो यहाँ लिखा है तो बी क्यों लिखा है, बी भी यहाँ पर आना चाहिए। भाई क्वेश्चन में ऐसा जनरली ऐसे गिवन होगा, लेकिन अपन को फिगर इट आउट करना है। तो अगर वाई एक्स बी क्यू के बराबर है तो वाई एक्स तो ये लाइट साइड हो गई, ये वाली साइड वाई एक्स, और बी क्यू ये वाली साइड हो गई, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा होगा कि एक्स वाई एक्स जो है बी एस के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमें देखना क्या है, हमें देखना क्या है कि हमें गिवन क्या है, फिगर में क्या गिवन है। जो चीज़ जैसा गिवन होगी ना वैसा ही हम उसको अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, बात समझ रहे हो। अगर ये इसमें गिवन होता है कि वाई एक्स जो है वो एस बी के बराबर आ रहा होता तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से देखना है कि वाई एक्स किसके बराबर है, वाई एक्स हमारे बी क्यू के बराबर है। इसी तरह ए एक्स किसके बराबर है, देखो ए एक्स क्यू एस के बराबर है, तो ए एक्स हमारा जो है वो क्यू एस के बराबर है, तो ये रहा क्यू एक्स। और फाइनली अपन देखेंगे वाई ए, तो वाई ए किसके बराबर आ रहा है, बी एस के बराबर आ रहा है, तो वाई ए ये रही वाई ए, और बी एस कहाँ है, ये है। तो ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट आया है। एनीवेज इस चीज़ को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, मैं यहीं से आपको आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट और मोर वी विल एक्सप्लोर इट मोर इन डीप कि ये सब चीज़ें कैसे सामने आती हैं। तो इतना आप करें, अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करें, होमवर्क को कंप्लीट करें। और अभी एनसीईआरटी ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल सिर्फ इतना रिवाइज करना है, एक बार आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, आई होप कि आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडे लेक्चर। टेक केयर, बाय।